ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आशीष मलिक आईएएस अकेडमी गाइस। आप सबका बहुत स्वागत है। तो मैं आज एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्पेशली वो बच्चे जो यूपीएससी 2023 को टारगेट करने वाले हैं। तो अगर आपका टारगेट भी 2023 है तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए है। एवरी डे हर सुबह 10 बजे एक सब्जेक्ट वाइज आपके लिए क्विज लाइव की जाएगी। आज है पार्ट नंबर 1। तो बात करेंगे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट से यानी कि ज्योग्राफी से। 3 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे और मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर डालिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्विज। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से कौन सी रिवर है, नदी ऐसी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कभी कभी जल्दबाजी में हम ये नॉट या इनकरेक्ट वाली चीजें मिस कर जाते हैं। इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में है तापी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी। चारों में से क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा? कॉम्बिनेशन आपके सामने है। जो भी आपका आंसर है ए, बी, सी या डी, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डेल्टास जो है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। कई तरह के लैंडफॉर्म होते हैं, कुछ इरोजनल है। डेल्टा आपके लिए जो है इट इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा लैंडफॉर्म फीचर जो पार्टिकल्स के सेडिमेंट्स के डिपॉजिट करने में बनता है। यानी एक तरफ यहाँ पे इरोजन हुआ, जो भी सेडिमेंट्स कैरी किए गए कहीं दूर जाकर के वो डिपॉजिट होंगे और उस डिपॉजिट की वजह से डेल्टा बनता है। नदी डेल्टास कब बनाती हैं? अपने बिल्कुल ओल्ड स्टेज में, जब नदियां ओल्ड स्टेज में होती हैं। ओल्ड स्टेज का मतलब एक रिवर है, वो रिवर फाइनली जाने वाली है, जो है किसी ओशन में गिरने वाली है। तो रिवर्स बिफोर दे फाइनली मीट द ओशन, उससे पहले इतनी स्लो हो जाती हैं, उनका ग्रेडियंट ऑलमोस्ट खत्म होता है। उनके पास ग्रेडियंट होता नहीं, ज्यादा स्लोप होता नहीं है और वो बहुत ज्यादा स्लो जब फ्लो करती है, उस वजह से उसका मैक्सिमम जो है डिपोजिशन स्टार्ट होता है। और जहां जहां डिपोजिशन होता रहता है वहां वहां पे रिवर जो है इस तरह से आपकी बाइफरकेट होती रहती है। वो डिपोजिशन करती जाएगी, जितना डिपोजिशन करेगी उतना बाइफरकेट होगी, उतना उसकी 1 की 4, 4 की 8, इस तरह से जो है स्ट्रीम्स निकलती रहती है। और इस पर्टिकुलर पार्ट को ही हम कहते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। ओशन में मिलने से ठीक पहले रिवर का डिपॉजिट करना। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कि इनमें से कौन सी नदी है? हर नदी डेल्टा नहीं बनाती। इंडिया में आप देखोगे इनफैक्ट जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो डेल्टास नहीं बनाती। गोदावरी, जी हाँ, गोदावरी बनाती है। महानदी बनाती है। नर्मदा और तापी, ये दोनों हमारी कौन सी है? दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो इंडिया में जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो आपकी सारी डेल्टा बनाती मिलेंगी। अगर आप वहां से शुरू करें, चाहे आप गंगा का एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद आप गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सबका एग्जाम्पल देख लीजिए, महानदी का एग्जाम्पल देख लीजिए, जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है सब डेल्टा बनाती है। उसके पीछे कारण दो है। नंबर एक कारण ये है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया की जो है दे आर लॉन्ग रिवर्स। नदी जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा सेडिमेंट कैरी करके लाएगी, डिपोजिशन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, उसका जो शेल्फ है कंपैरेटिवली वी हैव अ ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसका रीजन ये होता है, उसका फायदा ये होता है कि यहाँ पे इजीली आपके सेडिमेंट जो है डिपॉजिट हो सकते हैं। यहीं पे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है हमारी, एक तो देखिए छोटी है कंपैरेटिवली, जो भी वेस्ट की तरफ बहती है दे आर कंपैरेटिवली शॉर्ट, तो सेडिमेंट उनके पास कम है, ज्यादा सेडिमेंट नहीं है, दे हैव लेस सेडिमेंट्स। दूसरा, इधर की हमारी शेल्फ भी बहुत कम है, वी हैव अ नैरो शेल्फ। तो इधर जो है जो भी थोड़ा बहुत डिपोजिशन होता है वो साथ साथ वॉश आउट होता रहता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और यहाँ तक अगर मैं बात करूँ स्पेशली तापी और नर्मदा की, इनके साथ एक फैक्टर और भी है डेल्टा ना बनने के पीछे, दैट दे आर रिफ्ट वैली रिवर्स। और जो रिफ्ट वैली में नदी बहती है ना, उसके पास ज्यादा सेडिमेंट नहीं होते, क्योंकि इनकी वैली जो है वो बनी है बिकॉज ऑफ द फॉल्ट। जो फॉल्टिंग का प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए कि दो हमारी जो माउंटेन सीरीज है, विंध्यास और सतपुड़ास,
विंध्यास और सतपुड़ास इंडिया के ब्लॉक माउंटेन है जो फॉल्टिंग की वजह से बने। जहां पे भी ब्लॉक माउंटेन बनेंगे उनके साथ में कॉरस्पॉन्डिंग बनती है रिफ्ट वैलीज, और ये रिफ्ट वैली के अंदर दे आर कंपैरेटिवली मोर सेटल्ड, तो इनमें ज्यादा सेडिमेंट नहीं होते। ये कारण है, इसका आंसर जो होगा वो होगा डी 1 एंड 3। नर्मदा और तापी इसमें डेल्टा नहीं बनाते। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है, आप मुझे यहाँ पे दो चीजें बताइए। नंबर एक तो इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ बनता है, एक लार्जेस्ट डेल्टा का मुझे बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और दूसरा मुझे बताइए इंडिया में और कौन सी कोई ऐसी 5 रिवर्स का नाम बताइए, 5 और नदियां ऐसी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो डेल्टा नहीं बनाती, मगर रिवर इंपॉर्टेंट है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी कि एयर मासेस। फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द एयर मासेस। ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ी है आपको पढ़नी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज वैसे भी मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 29 जून है, तो आज रात 9 बजे से फिजिकल ज्योग्राफी का नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एयर मासेस क्या चीज है? नंबर एक, इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लार्ज हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन आर द सोर्स रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एयर मासेस। दोनों में से क्या करेक्ट है मुझे बताइए, 10 सेकंड का समय आपके साथ। एयर मासेस को डिफाइन कैसे किया है, सोच के देखिए एयर मासेस क्या है। आपने एयर मास और एयर फ्रंट, इन्हीं एयर मास की वजह से बनते हैं एयर फ्रंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। हमारे एयर मासेस, एयर फ्रंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फिनोमिना, जिनमें से प्रेसिपिटेशन भी एक फिनोमिना है। काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो साइक्लोन्स की बात कीजिए, चाहे वो टॉर्नाडोज की बात कीजिए, चाहे वो आपका जो है लेट अस से थंडर स्टॉर्म की बात कीजिए। बहुत सारे क्लाइमेटिक फिनोमिनन्स हैं जो एयर मासेस पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट। देखिए एयर मासेस जो है ना, दे आर लार्ज बॉडी ऑफ एयर, बिल्कुल उसमें कोई दौरा नहीं है। ये 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। मतलब सोचिए 1000 किलोमीटर में एयर जो है वो एक जैसी है, ये एयर मास है। एयर मास को डिफाइन करने के लिए कभी भी दे आर नॉट गोइंग टू हैव लार्ज हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, ये नहीं हो सकता। एयर मास का मतलब ही ये है यूनिफाइड, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इसको हम होमोजीनियस भी कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर और मॉइस्चर 1000 किलोमीटर तक सेम है, बिल्कुल सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक पूरा ब्लॉक ऑफ एयर काम करता है एज वन सिंगल ब्लॉक, एक सिंगल ब्लॉक के रूप में काम करता है, ठीक है ना। तो वेरिएशन नहीं होगी। एयर मास का मतलब है होमोजेनिटी, होमोजीनियस, बिल्कुल एक जैसा, सेम टेम्परेचर सेम मॉइस्चर थ्रू आउट द एयर मास, उसको हम एयर मास कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में वेरिएशन वाला पॉइंट रॉन्ग है। सेकंड सही है कि हमारा वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं, ऑफ कोर्स दे आर द सोर्स रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एयर मासेस। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई जो है दौराई नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा इट हैज टू बी बी, बिकॉज फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया, सेकंड बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि एयर मास ना अपने सोर्स पे डिपेंड करता है। एयर मासेस कई तरह के होते हैं। एयर मासेस कॉन्टिनेंटल हो सकते हैं, एयर मासेस मैरीटाइम होते हैं। बेसिकली आप देखिए जिस चीज के ऊपर एयर मास है वो उसी की कैरेक्टरिस्टिक को पिक कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल में भी अगर आप देखोगे तो एक होते हैं पोलर एयर मास जो हाई लैटिट्यूड्स में मिलते हैं, एक आपके होते हैं ट्रॉपिकल एयर मासेस। सिमिलरली मैरीटाइम में भी वी हैव पोलर एंड वी हैव ट्रॉपिकल। लगभग यही कॉम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल, और सॉरी मैरीटाइम टेम्परेट जो है, ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल और मैरीटाइम इक्वेटोरियल। ये 5 इंपॉर्टेंट एयर मासेस हैं। एयर मासेस अपने सोर्स पे बहुत डिपेंड करता है। इसी सोर्स से द सोर्स एक्चुअली डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ द एयर मास, राइट, इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ जब मेरी क्लाइमेटोलॉजी का जो बैच होता है। तो अगर आपको डिटेल में कवर करना है तो आप इसको जरूर मेरे साथ एक बार अनअकैडमी पे आप कवर कीजिएगा। चलिए
तीसरा और आखिरी सवाल है ज्योग्राफी का, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन इज अबाउट द कोरियोलिस फोर्स, जो काफी ज्यादा न्यूज में आपको देखने को मिलेगी जब भी कोई भी क्लाइमेटिक फिनोमेना होता है। कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट द कोरियोलिस फोर्स? लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट कोरियोलिस फोर्स, इज अबाउट प्रेशर ग्रेडियंट। पहली स्टेटमेंट कहती है द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग where the isobars are close to each other. प्रेशर ग्रेडियंट वहां स्ट्रॉन्ग होता है जहां पे आइसोबार्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। कोरियोलिस फोर्स एक्ट करती है पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट, और कोरियोलिस फोर्स जो है डिफ्लेक्ट करती है विंड्स को टू द लेफ्ट डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इन तीनों में से आपके हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ये भी क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी विंड को कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इम्पैक्ट करती है, उसमें प्रेशर ग्रेडियंट एक फोर्स है जो इम्पैक्ट करती है। इट वुड इम्पैक्ट द स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ द विंड। फिर आपका होता है कोरियोलिस इम्पैक्ट करती है डायरेक्शन। एक होता है फ्रिक्शन भी इम्पैक्ट करती है वेलोसिटी को। और आखिरी होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये वो फोर्स है जो फिर से डायरेक्शन को करती है इम्पैक्ट, राइट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है, देखिए हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में डिफरेंस कितना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाई प्रेशर एंड द लो प्रेशर? हाई प्रेशर लो प्रेशर जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उसको हम स्ट्रॉन्ग कब मानेंगे? देखिए, जितना हम कहेंगे ना आइसोबार आर क्लोज टू ईच अदर, आइसोबार क्लोज टू ईच अदर का मतलब होता है दैट देयर इज अ फ्रीक्वेंट प्रेशर चेंज, बार बार लगातार प्रेशर चेंज हो रहा है। जितने ज्यादा आइसोबार क्या होते हैं? पॉइंट्स ऑफ द सेम प्रेशर, जो सेम प्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। जितने प्रेशर पॉइंट्स क्लोज होंगे एक दूसरे के, इसका मतलब है देखिए बार बार प्रेशर चेंज हो रहा है। जितना ज्यादा प्रेशर चेंज होगा उतना प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द प्रॉब्लम लाइज विद द स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम है? कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर काम करता है। ठीक है ना? अगर ये प्रेशर ग्रेडियंट है जो मोस्टली वर्टिकल होता है, अप डाउन होता है, अगर ये प्रेशर ग्रेडियंट है तो ऐसे काम करता है कोरियोलिस, इसके पैरेलल नहीं, इसके परपेंडिकुलर काम करता है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। आप सबको पता होना चाहिए कि कोरियोलिस फोर्स फॉलो करता है फेरेल्स लॉ, और फेरेल्स लॉ के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चाहे वो विंड हो या फिर वो ओशन करंट हो, दोनों चीजें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टर्न करती हैं टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करती हैं फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर। ये फेरेल्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग। आंसर आपका होगा 1 ओनली। ये थे दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों सवाल पसंद आए होंगे, और अगर आप ऐसे बहुत सारे और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी एक बुक आती है 2000 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज के लिए बनाई गई है। ये बुक को आप रेफर कर सकते हैं। इसमें से इस बार यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 13 क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी क्वेश्चन में से आए थे। बाकी आप करंट अफेयर, जीएस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी की बुक भी मेरे साथ, आप ये बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। टोटल 37 क्वेश्चन इस बार मेरी बुक्स में से आए थे। आप इनको जरूर ऐड कीजिएगा अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। ये सब आपके बहुत सारा काम आने वाले हैं। अगर हम बात करें लाइव क्लासेस की, देखिए दोस्तों मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ, और आपके पास बहुत अच्छा मौका है अनअकैडमी के साथ जुड़ने का। एक स्पेशल ऑफर है जहाँ पे 20%, जी हाँ 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं आशीष एम लाइव। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 3 साल का, जो भी आपका, जैसे भी आपका मन करे, और अगर सब्सक्रिप्शन 30 जून से पहले आप लेते हैं तो आशीष एम लाइव कोड यूज करके आपको सीधा 20% ऑफ मिलता है। ये कॉम्बो के ऑफर आपके सामने है। एक आप आइकॉनिक ले सकते हैं, आप प्लस कॉम्बो ले सकते हैं। कॉम्बो का मतलब होता है कि जिसके अंदर आपका जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस सीसैट, ये तीनों चीज कवर हो जाती है एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा पैसा आप सेव कर सकते हैं। प्राइसेस आपके सामने है दोस्तों, तो जितना उसके कोशिश करो। ये बेस्ट ऑफर है, आप अनअकैडमी मेरे साथ जुड़े।
आज नए बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 2022 जून 29 को। हमारा टारगेट ईयर है इस बार 2023 के लिए, और इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है क्योंकि सभी टॉप एजुकेटर इसमें पढ़ाने वाले हैं। आपको मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा इसको, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, और ये कोर्स भी आज मेरा स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग जो होंगे इसके, द टाइमिंग इज गोइंग टू बी 9 PM इन द इवनिंग, ठीक है। शाम को 9 बजे क्लास हुआ करेगी, फिजिकल ज्योग्राफी, एंड दिस इज इंग्लिश मीडियम कोर्स। सो गाइज, मैं चाहूंगा कि आप सभी इस कोर्स को अवेल करें, अनअकैडमी के साथ जुड़ें। अनअकैडमी ने इस बार 178 से ज्यादा टॉपर दिए हैं यूपीएससी को। मैं चाहता हूं आपका भी इसमें फोटो आए, आपका भी नाम आए, आप भी रैंक जो है अच्छा रैंक लेकर के आए अनअकैडमी के साथ। और मेंस के लिए जो बच्चे मेंस देने वाले हैं, मेंस के लिए भी हमारी आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारी डिटेल आपको मिलेंगी, और वहां पे उनके ऊपर भी अगर आपको 20% डिस्काउंट चाहिए मेंस टेस्ट सीरीज या ऑप्शनल के लिए, सेम आशीष एम लाइव रेफरल कोड का इस्तेमाल करो, वहां भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।